थर्ड पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से शो करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं आपको ये पूरी चीजें समझाऊंगा। इट स्टेट्स दैट if no net torque is acting on the system, then total angular momentum of the system remains constant। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी सिस्टम पे कोई नेट टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो तो सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अब इसका एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। सपोज डेट कि यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो कि रोटेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। तो ये आदमी भी रोटेट करेगा प्लेटफॉर्म के साथ साथ। और इस आदमी के दोनों हाथों में एक हैवी बॉल है। ठीक है, ये आदमी है, इसके हाथों में एक हैवी बॉल है, दोनों हाथ में एक हैवी बॉल है। ठीक है, अब देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई ओमेगा। ये थोड़ा सा कम आपको समझ में आएगा इसलिए क्योंकि अभी आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा नहीं है। ठीक है, रोटेशनल मोशन का पार्ट है। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका एक पूरा चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यूनिट का नाम है रोटेशनल मोशन। ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। तो मान लीजिए कि ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। ठीक है, तो इनिशियली एल इनिशियल कितना हो जाएगा, I1 ओमेगा 1। ठीक है, अब मान लीजिए ये आदमी जो है अपने हाथ को सिकुड़ लेता है। ठीक है,
तो ये दोनों जो बॉल हैं ये इस आदमी के बॉडी के करीब आ जाएंगे इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दोनों बॉल जो है इस आदमी की बॉडी के करीब आ जाएंगे। ऐसा करने से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, जिस पाथ में मूव कर रहा है, तो ये आर है हमारा। तो जब हम लोगों ने मास को अपने बॉडी के करीब ले आए तो आर की वैल्यू डिक्रीज कर गई, इसीलिए I2 की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितना हो जाएगा? I2 ओमेगा 2। और अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम should be equal to final angular momentum I2 ओमेगा 2। तो अगर यहां पर लिख सकते हैं हम लोग I1 बाई I2 इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। सिंस हम लोग जब पास में लेकर के आए हैं तो I2 की वैल्यू कम हो गई है ना, I2 इज लेस देन I1। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा 2 अगर I2 छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा 1 भी क्या होगा? छोटा होगा ओमेगा 2 से। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम लोग बॉल को अपने बॉडी के करीब लेकर के आएंगे तो उस सिचुएशन में हमारा जो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2 ये बढ़ जाएगा, I2 कम होगा और ओमेगा 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इस बात को अगर आपको फील करना हो तो आप एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उस एग्जांपल से इसको आप एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा आप करके समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और हम आपको समझा रहे हैं, एक छोटी सी पाइप ले लीजिए। सिंपल आप पेन भी ले सकते हो या कोई भी एक छोटी सी पाइप ले लीजिए। ठीक है, अब इस पाइप में आप एक धागा लगा दीजिए और उस धागे से एक स्टोन बांध दीजिए ऐसे। एक स्टोन इसके साथ लगा देते हैं। ये धागा ऐसे नीचे की तरफ, इस धागे को यहां से हाथ से पकड़े रहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो स्टोन है ये एक बड़े पाथ पर मूव करेगा। इस पाथ पर जैसे गोल गोल घुमाएंगे आप तो ये इस पाथ पे स्टोन इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, अब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे तो उस टाइम पर आप क्या करिए कि बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए, मतलब उसको और घुमाने के लिए कोई ताकत नहीं लगाना है, बस आपको इस धागे को नीचे की तरफ खींच देना है।
जब नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा पहले से। इसका रेडियस जो है वो पहले से छोटा हो जाएगा और ये छोटे पाथ पे मूव करने लगेगा। तो जब छोटे पाथ में मूव करेगा तो रेडियस कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई डिक्रीज होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इसी को लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ पॉइंट हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इट स्टेट्स दैट charge neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another body. एग्जाम्पल, अब ये बहुत ही अलग सी बात लग रही होगी कि क्या हम लोग चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ रब करें तो चार्ज तो आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने चार्ज क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब एक सब्सटेंस और एक दूसरा सब्सटेंस, मान लीजिए कि सब्सटेंस ए है और दूसरा जो है वो बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इन दोनों को आपस में हम लोग रब करते हैं तो होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से निकल करके दूसरे बॉडीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। रबिंग करने से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से निकल करके दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो पॉजिटिव चार्ज बनती है और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है वो निगेटिव चार्ज बॉडी बनती है। तो एक्चुअल में हमने ना रब करके चार्ज क्रिएट नहीं किया है, रब करने से चार्ज का ट्रांसफर हुआ है और इस ट्रांसफर की वजह से चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है, तो रबिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में और उसी वजह से जो चार्जेस डेवलप करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यूरेनियम का एक रिएक्शन है 23892, ये ब्रेक होता है किसमें, 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। तो आपको मालूम है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 92 और राइट हैंड साइड में प्रोटॉन्स आप देखेंगे तो वो भी कितना है, 90 प्लस 2 मीन्स 92। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी इसमें क्या है, सेम है, यानी कि जो चार्जेस जो है वो कंजर्व है। ठीक है, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी होगा।
और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 92 है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थोरियम के पास 90 और हीलियम के पास 2, यानी कि 92 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है ऑलरेडी यहाँ पर भी। तो चार्ज हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर से अक्सर एग्जाम में या तो फंडामेंटल फोर्सेस में से कुछ पूछ लिया जाता है, या फंडामेंटल लॉज में से कुछ पूछ लिया जाता है, या कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे नेम फ्यू नोन इंडियन फिजिसिस्ट, नेम फ्यू नोन इंडियन फिजिसिस्ट। ठीक है, तो कुछ नेम मैं आपको बता दूं। नोन मतलब जो फेमस है उनको लिखना है, जैसे सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, एस एन बोस, होमी जे भाभा या एच जे भाभा आप लिख सकते हो, इन्हीं के नाम पे भाभा इंस्टीट्यूट है, एटसेट्रा। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे देगा और बोलेगा कि इस एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो उसमें क्या फिजिक्स के कौन से लॉज लगे हैं उसको डिस्क्राइब करने को दे देगा। कुछ ऐसे दे देता है, जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑन व्हाट बेसिस, सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ऑन व्हाट बेसिस डिजाइनिंग ऑफ एरोप्लेन विंग, एरोप्लेन विंग को मतलब जो उसकी पंखी होती है उसको किस बेसिस पर डिजाइन करते हैं, तो ये इसका आंसर है बर्नौलीज थ्योरम। इस थ्योरम को भी हम लोग पढ़ेंगे। पूछा जाता है कि फिनोमिनन ऑन विच लेजर इज बेस्ड, लेजर किस फिनोमिनन पे लेजर बेस्ड है, तो ये होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये कुछ फेमस क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताया है, जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा पूछ देता है, जैसे कुछ फेमस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी डिस्कवरी की है। ठीक है, ये डिस्कवरी का नाम दे देगा, बोले बताइए ये डिस्कवरी किसने की, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने सर्च किया। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं।